बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज मैं चंद छोटी छोटी खबरें, जिन्हें कि छोटी छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें बड़े बड़े कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये हैं उन लोगों के लिए ये खबरें छोटी छोटी होती हैं। ये सिर्फ खबरों में रहने का ज़रिया है, ये सिर्फ महकमों की फुर्तियाँ देखने का एक ज़रिया बनती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं नैब को। नैब के बारे में पता चला कि नैब बड़ी सरगर्म अमल हो गई है। नैब ने बड़े बड़े केसेस हल करने का फैसला कर लिया है। नैब ये करेगी, नैब वो करेगी। नैब ने नवाज शरीफ के घर पे नोटिस चस्पा कर दिया। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसला शिकंजा तंग करने का फैसला कर लिया। यार, नैब ने क्या करना? नैब ने कुछ भी नहीं करना। नैब सिर्फ ये कर रही है क्योंकि नैब के मौजूदा चेयरमैन जी जस्टिस जावेद इकबाल साहब, क्योंकि ये हर आने वाला दिन इनकी मुद्दत मुलाजमत में कमी का बाइस बन रहा है और ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से इन्हें कोई एक्सटेंशन मिल जाए, इन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल जाए, या जाते जाते ये भी अपने नाम एक दो केस कर जाएं कि मैंने इन चीज़ों का फैसला किया है। बात यह है कि जो फैसले आप पिछले बाकी अरसे में नहीं कर सके तो आगे आप क्या खाक करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो केस है, यूसुफ रज़ा गिलानी आज तक पेश नहीं हुआ। आसिफ जरदारी के खिलाफ जो केस है, आसिफ जरदारी आज तक पेश नहीं हुआ और आसिफ जरदारी आइंदा भी पेश नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आसिफ जरदारी आइंदा भी पेश नहीं होगा, क्योंकि आसिफ जरदारी की टीम में फारूक एच नाइक जैसे वकील हैं। आसिफ जरदारी की टीम में और भी बहुत वकील हैं। आसिफ जरदारी के पास उसकी करप्शन छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा वकला का टोला है जो कि उसके लिए पेश होगा। तो आसिफ जरदारी को नैब हो गई या बाकी अदालतें भी, चले मैं कह देता हूँ कि फ़िलहाल किसी अदालत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आसिफ जरदारी पे हाथ डाल सके। किसी नैब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इतनी जल्द फैसला कर ले। और नैब की जो आने जानी है, नैब की जो फुर्तियाँ हैं, ये चेयरमैन साहब की अपने लिए मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की एक स्कीम है। बहरहाल, नवाज शरीफ साहब जिनके कहने से गए हैं और जिनके कहने पे आएंगे, पता नहीं किन के कहने पे गए हैं और पता नहीं किन के कहने पे आएंगे। बहरहाल, उनके घर पे चाहे आप नोटिस लगा दें, चाहे उनके घर पे आप जाके उनके नौकरों को पकड़ लें, क्योंकि ना आप उनकी बेटी की ज़मानत को कुछ करा सकते हैं। उनकी बेटी ज़मानत पे है, उसकी ज़मानत के बारे में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हो रहा। वो ज़मानत पे है और वो ज़मानत पे रहते हुए वो सब कुछ कर रही है जो कि वो आज़ाद रहते हुए करना चाहती थी। कोई कानून, किसी किस्म की कोई शिक उसे ऐसा करने से नहीं रोक रही। तो इंसाफ बड़ों के लिए क्या और छोटों के लिए क्या। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब के एक मकान को मुंजमद करने की बात हो रही है, जिसमें कि उनके स्टेनोग्राफर के अकाउंट से पैसे उन्हें ट्रांसफ़र हुए। और यार, इन लोगों के स्टेनोग्राफर के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि पैसे उनके अकाउंट में आते हैं। आसिफ जरदारी के कितने अकाउंट हैं, ज़रा आप ये देख तो लें कि आसिफ जरदारी के नाम पे कितने अकाउंट हैं, नवाज शरीफ के नाम पे कितने अकाउंट हैं, शहबाज शरीफ के नाम पे कितने अकाउंट हैं, मलिक रियाज के नाम पे कितने अकाउंट हैं। इन लोगों के नाम पे कोई अकाउंट नहीं होते, इनके इसी तरह पैसे आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसे आप बहुत बड़ा काम ना समझें। ये बेईमानी हर दौर में करते आए हैं। अब कोई आप जो बहुत बड़ा तीर मारेंगे तो मार लें, आप फिर भी नहीं मार सकेंगे।
पैसे गवाले के अकाउंट से ही आएंगे, पैसे मोची के अकाउंट से ही आएंगे, पैसे स्टेनोग्राफर के अकाउंट से ही आएंगे और पैसे बेनामी अकाउंट से ही आएंगे। इनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं होंगे। आपने जो करना आप इनका कर लें। दूसरा आज ये कहा जाता है कि उज़ैर बलोच ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने अपने उस बयान से इनहराफ होने का इनका ऐलान किया है जो कि उसने सेक्शन 164 के तहत दिया। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उज़ैर बलोच ने जो ये कहा है कि उसने किसी को नहीं मारा, उस पर इल्ज़ाम है। पाकिस्तान में कोई बड़ा आदमी किसी को नहीं मारता। उज़ैर बलोच भी बड़ों के साथ बड़ा है। ये इनके कारिंदे होते हैं जो कि कत्ल करती हैं। उज़ैर बलोच ने वाकई किसी को गोली नहीं मारी होगी खुद, और अगर मारी भी होगी तो वो साबित नहीं होगी। नवाज शरीफ ने किसी को गोली नहीं मारी होगी, कोई डायरेक्ट करप्शन नहीं की होगी, अगर की होगी तो वह साबित नहीं होगी। आसिफ जरदारी ने उज़ैर बलोच को फ़ोन करके नहीं कहा होगा कि फ़ला आदमी को मार दो। ये पैगाम देने के लिए आसिफ जरदारी के पास, अद्दी फरियाल के पास, या जिस किसी के लिए भी उज़ैर बलोच ने काम किया, उनके पास ऐसे बहुत से आदमी होंगे जो पैगाम लेके जाते होंगे, जिनकी पैगाम रसानी की वजह से उज़ैर बलोच लियारी में दादा बना था और लियारी का मास्टर, गैंग मास्टर था। डॉन था, किंग था, गैंग मास्टर था, दादा था, कुछ भी कह दें, लेकिन उज़ैर बलोच लियारी में था और लियारी में बहुत बड़ी चीज़ था। लेकिन उसने खुद कुछ नहीं किया होगा। अगर वो कहता है तो इसे साबित करना बहुत मुश्किल होगा। उज़ैर बलोच अगर 164 का बयान देके मुकर भी गया है तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो मुलविस नहीं है। इससे ये साबित होता है कि इसमें और भी बहुत सी हैं। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि 120 अदालतें कायम की जाएं। पाकिस्तान में 120 अदालतें कायम करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद एक चीज़ भूल गई कि 120 अदालतें कायम करने के लिए एक हफ्ता नहीं चाहिए होता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक बयान दे के आ गई है सामने कि ये होगा, आप ये कर दें, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, जितने केसेस तमाम हाई कोर्ट्स में हैं, जितने केसेस मातहत मज़ीद अदालतों में हैं, उन पे क्या हो रहा है? उन पे कुछ नहीं हो रहा है। आप बयान दे सकते हैं या आप ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उस पे अमल दरामद, ये जिन लोगों ने करना है, अगर वो इतने ही अच्छे होते या अगर वो इतने ही एफिशिएंट होते तो केसेस की तादाद लाखों में ना होती, केसेस की तादाद हज़ारों में भी ना होती। आज एक बयान दें और बयान देने के बाद आप अगले दिन अगर कोर्ट में कह देते हैं कि जी मैंने तो ये बयान नहीं दिया, तो पहले तो ये साबित करना होता है। मुझे अब्दुल गफ़ार एडवोकेट जो कि अपना चैनल चलाते हैं, उनकी बात से इत्तफाक है कि जो बयान दिया वो बयान शामिल होगा, उस बयान पे भी होगा, लेकिन बात तो ये है कि उस बयान को जब अदालत में लाया जाएगा तो उसके ऊपर बोलने के लिए मैं या अब्दुल गफ़ार जैसे बेचारे एडवोकेट नहीं होंगे। उस पे बोलने के लिए फारूक अशनाइक भी होंगे, मुनीर मलिक भी होंगे, मंसूर अहमद ख़ान भी होंगे, उस पे एतजाज़ एहसन भी बोलेंगे, और उस पे बोलने वाले ऐसे ही बड़े बड़े वकील होंगे जो कि उस केस के बारे में बोलेंगे और उस केस के बारे में बोल के वो उस केस को ख़त्म करने के लिए या कम से कम उस केस को लटकाने के लिए बहुत से जवाब पैदा कर लेंगे। सवाल यह कि आसिफ जरदारी पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं है,
चलें कल आसिफ जरदारी पे या परसों आसिफ जरदारी पे मेरा ख्याल है एक और फर्द जुर्म आयद होनी है। हम देख लेंगे कि आसिफ जरदारी ये कहेगा कि जनाब जो फर्द जुर्म मेरे पे आयद हुई है वो बिल्कुल सही है, मैं उसे मान गया। कल तो ये केस होगा कि फारूक एच नायक साहब ये कहेंगे कि जनाब जो 1 साल से केस चल रहा है आप उसे सुनने के मजाज नहीं हैं। अदालत ये नहीं उनसे पूछेगी कि जनाब पिछले 1 साल में आप किधर थे। ये केस को डिले करने का टैक्टिस होता है और ऐसे टैक्टिस करने के ही ये बड़े बड़े वकील पैसे लेते हैं। ऐसे टैक्टिस करके ही ये बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए फीस ले लेते हैं और अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा देते हैं। और इस केस की वजह से ही चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक थे किसी वक्त में। तो इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। एक और केस भी चल रहा है, चले मैं आपको बताता चलूँ। ख्वाजा आसिफ पे भी उनकी हाउसिंग सोसाइटी का केस है, ख्वाजा रफ़ीक पे भी उसकी हाउसिंग सोसाइटी का केस है। आप किसी केस को भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, आप सिर्फ तारीख दे रहे हैं, सिर्फ वो तारीख ले रहे हैं, एक तारीख के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी तारीख। आप आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि नवाज शरीफ जो बाहर गया था वो वापस नहीं आ रहा। जिस आदमी ने उसकी ज़मानत दी थी आप तो उसे भी नहीं पकड़ सके, क्योंकि वो आदमी भी बुर्का ओढ़ के निकल जाता है। आप तो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं ले सके। आप तो ऐसे लोगों को इस तरह भी ज़मानतें मिलती हैं पाकिस्तान में कि उन्हें दूसरी ज़मानत पे कहा जाता है कि तुमने तो अभी पिछली ज़मानत के मचल के भी दाखिल नहीं कराए। आपके कानून का तो ये हाल है। अदालतों में केस का जब फैसला होता है तो पता चलता है कि जिस पे इल्ज़ाम था वो तो 5 साल पहले जेल में इंतकाल कर गया है। उस केस के चलाने का क्या फ़ायदा। ऐसे केसेस चलाते हुए अगर आप वकीलों का कुछ नहीं करेंगे, अगर आप उन जजेस का कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ख्वाजा आसिफ का केस भी लटकेगा, फिर आसिफ जरदारी का केस भी लटकेगा, नवाज शरीफ का भी लटकेगा, शहबाज शरीफ का भी, और फिर ओमनी ग्रुप के केस भी लटकेंगे। फिर किसी को कोरोना हो जाएगा, क्योंकि आजकल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कोरोना का शिकार हुए हुए हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने के बहुत से लोगों को केस में अपीयर होने से रोका हुआ है। वो कोरोना के शिकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सैकड़ों लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जो आपको पैसे लेके कोरोना का मरीज जाहिर कर देते हैं, कोरोना का शिकार जाहिर कर देते हैं। नवाज शरीफ तो कोरोना का शिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ की जान जा रही थी, जिस तरह नवाज शरीफ के मरने की इत्तलात आ रही थी कि आज गया और कल गया, कल गया और आज गया, अभी तक तो नवाज शरीफ ने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। क्या आपने उस डॉक्टर को पूछा जिसने पाकिस्तान में कागज़ दिए थे? क्या आपने उस लेबॉर्ट्री को पूछा जहाँ पे उसके टेस्ट होते थे? क्या आपने ऐसा कोई काम किया? आप नोटिस लगा लें, एक नोटिस लगाया, आप 4 नोटिस और लगा लें, नवाज शरीफ नहीं आएगा। कानून अंधा नहीं है, कानून पे अमल दरामद कराने वाले अंधे हैं, जो कि ये कर रहे हैं कि वो कानून पे अमल दरामद कराने नहीं चाहते। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कहने का फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं है कि ये कानून के मुशाफियों के लिए बड़े बड़े वकील इसीलिए बैठे हैं कि वो करोड़ों रुपए लेके अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई बड़ा केस हुआ तो शायद मैं आपसे कल फिर बात कर लूँ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।